हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम था हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो पहले 2 पार्ट में हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है। हमने देखा ना 12 प्लान्स कौन-कौन से थे। जो 5 इयर्स प्लान्स हमारे आज तक बने उनमें से 12 प्लान्स को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इन इकोनॉमिक प्लानिंग की हमको असेसमेंट कैसे करनी है। असेसमेंट करके हमने देखा कि कैसे हमने ग्रोथ हासिल कर ली, कैसे हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो हासिल हो पाया इन इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से। तो अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। तो शुरू करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। The National Institution for Transforming India, known as Niti Aayog, was established on 1st January 2015 by a resolution of the Union Cabinet. अब बोल रहे हैं कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015। किसने की थी स्थापना इसकी कि यूनियन कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन हुआ, सब लोगों का मिलके एक डिस्कशन हुआ। उन्होंने तय किया कि एक कोई स्पेशल काम करने के लिए हमें नीति आयोग की स्थापना करनी है। याद रखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग जो है ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी वही होती है जो किसी लॉ के तहत बनती है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी नीति आयोग, जो कि सिर्फ सब लोग डिसाइड करते हैं, रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हमें ये स्थापना करना है, इसकी स्थापना करनी है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर टास्क उससे अकम्प्लिश करना है, पूरा कराना है उससे। फिर नीति आयोग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप पॉलिसी थिंक टैंक ऑफरिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी सजेशंस। कह रहे हैं कि नीति आयोग जो है ना यहाँ पे ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक एक इसको नाम दिया गया है वैसे थिंक टैंक। ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक है जो सोच समझ कर क्या करता है ना कि उसको डायरेक्शंस देता है। अगर कोई पॉलिसी बनानी हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उसके लिए डायरेक्शन देता है और सजेशन भी देता है कि कहाँ-कहाँ पे हमको कैसे-कैसे प्लानिंग को बनाना है ना, प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी बातें हमें ये नीति आयोग बताता है। नीति आयोग गिव्स रिलेवेंट टेक्निकल असिस्टेंस टू द सेंटर एंड स्टेट्स इन डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग क्या करता है कि ये हमें क्या करता है, जो भी हमारे जो हमारा केंद्र शासन है, जो भी हमारे राज्य शासन है यहाँ पे ना, जो इतने भी राज्य है और केंद्र है ना, इनको स्ट्रैटेजिक या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाने के लिए एक सहयोग करता है ना, टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एक बात बता दूँ फ्रेंड्स मैं आपको कि लास्ट 1-2 पार्ट्स में हमने ये देखा ना कि हमने प्लानिंग कमीशन था हमारा, है ना? हमारा पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। तो प्लान एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि प्लानिंग कमीशन को हटा के फिर नीति आयोग को क्यों लाया? 2015 में क्यों प्लानिंग कमीशन को हटा दिया? तो इसका बेसिक सा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये है ना कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को इसलिए लाया गया है क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था ना हमारा वो काफ़ी सेंट्रलाइज़्ड था। यानी कि जितने भी पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग बनाने के या जितने भी प्रोग्राम्स रन करने की जो भी निर्णय लिए जाते थे ना, उसमें ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है ना, वो ज़्यादा रहता था। तो इस वजह से क्या होता था ना कि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे-ऐसे आपके लोग बैठे हो जो कि पार्शलाइज़्ड हो, जो कि भेदभाव करते हो ज़्यादा, तो उनकी तरफ से क्या होता था ना कि जिस स्टेट में जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी है, अगर वही सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में है ना, अभी हमें पता है कि हमारे देश में क्या है ना, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग गवर्नमेंट की सरकारें होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में बीजेपी की सरकार है, किसी देश में कांग्रेस की सरकार है। मगर मान लीजिए अगर सेंटर में बीजेपी सरकार है हमारे और कोई एक स्टेट है मान लीजिए आप महाराष्ट्र हैं, अगर वहाँ पे भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या होगा ना कि उनका जो झुकाव है ना, वो महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा रहेगा। और मान लीजिए बिहार में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार को वो कम फंड देंगे। तो ये होता था, एक्चुअल में होता था प्लानिंग कमीशन में, तो इसलिए उसको हटाकर, क्योंकि उसमें क्या होता था ना, प्लानिंग कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहता था। और अब जो नीति आयोग आया है ना, वो डिसेंट्रलाइज़्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना कि प्लानिंग करते वक़्त स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं ना, जिनकी वजह से जिनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है, उनको भी शामिल किया जाता है ताकि सबकी राय को कंसिडर करके प्लानिंग हो। ये मेन रीज़न है कि प्लानिंग कमीशन को हटा के फिर यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब आगे बोल रहे हैं द क्रिएशन ऑफ नीति आयोग इज फोकस्ड ऑन 2 हब्स। अब नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि उसमें 2 हब्स है ना, 2 हब्स माने एक हब्स यानी स्पेशल कोई स्पेशल चीज़ होती है उनमें। सबसे पहले होती है कि टीम इंडिया
और पहला हब है टीम इंडिया और सेकंड हब है द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। फिर आगे बोल रखा है कि इन्होंने इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया है कि टीम इंडिया, द टीम इंडिया हब कोऑर्डिनेट स्टेट इन्वॉल्वमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल द नॉलेज एंड इनोवेशन हब स्ट्रेंथन्स द नीतीश थिंक टैंक कैपेबिलिटी। अब टीम इंडिया नाम से ही समझ आता है कि वो क्या करता है ना, कि कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है कि किन किन के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट ना केंद्र शासन के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में सहयोग पैदा करता है टीम इंडिया हब। और दूसरा हब आता है हमारा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, जबकि हमारा नीति आयोग क्या करता है ना, थिंक टैंक है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। थिंक टैंक यानी कि सोच समझ कर वो निर्णय लेने के लिए सजेशन देता है, गाइडेंस करता है। तो इसके लिए उसके उसके खुद के पास नॉलेज, उतनी नॉलेज होना जरूरी होता है कि वो सही निर्णय ले हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है ना, जो नीति आयोग की जो कैपेबिलिटीज है ना थिंक करने की या निर्णय लेने की, तो उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। दिस हब रिफ्लेक्ट्स दी नीति आयोग टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दो हब नीति आयोग की क्या है, ये दो एक मुख्य मूलभूत यहाँ पे जिम्मेदारी है। नीति आयोग इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू कटिंग एज रिसोर्स सेंटर विद द रिक्विजिट रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड एबिलिटीज टू मूव क्विकली, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government and cope with unforeseen situation। यहाँ पे दिया गया है कि नीति आयोग की क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ना। तो नीति आयोग अभी हमारा क्या है ना, वो एक कटिंग एज रिसोर्स सेंटर है, उसके खुद के पास काफी सारे रिसोर्सेस है विद द रिक्विसाइड रिसोर्सेस। रिक्विसाइड मतलब जो जरूरी होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, उसके खुद के पास वो भी रिसोर्सेस है जो उसके लिए जरूरी है, और गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को निर्णय देने के लिए भी जो रिसोर्सेज जरूरी है वो भी है। एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट स्पेशल लोग वहाँ पे बैठे हुए, एंड एबिलिटी टू मूव क्विकली। अगर खुद को उस उसमें इतनी एबिलिटी है कि सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर सकता है। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, वो क्या कर रिसर्च रिसर्च को बढ़ावा देता है और इनोवेशन को भी। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन फॉर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारे उसके पॉलिसी विजन बनाता है। एंड कोप विद अनफोर्सिन सिचुएशन है ना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो आज तक नहीं देखने को मिली, कि जैसे कि कोरोना में मिली थी, तो उस वक्त हमें कैसी प्लानिंग करनी है, ये सारी बातें नीति आयोग ये नीति आयोग की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। नीति आयोग इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो यहाँ पे दिया गया है कि उसकी नीति आयोग की चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज मेड अप ऑफ द चेयरपर्सन। अब उस नीति आयोग में कितने कौन कौन से लोग होते हैं ना, उसमें चेयरपर्सन होता है, एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होता है, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं ऑफ अंडमान निकोबार इसलैंड एंड यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, हमको पता है वहाँ पे सीएम नहीं होते। एंड स्पेशल इन्वाइटीज ऑफ नीति आयोग, तो देखिए यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, बाकी सारे लोगों को उन्होंने, किन किन लोगों को उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को शामिल कर दिया, चीफ मिनिस्टर को शामिल कर लिया, फुल टाइम मेंबर्स है उसके, एक्स ऑफिसर मेंबर्स है उसके, और स्पेशल इन्वाइटीज है। स्पेशल इन्वाइटीज जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है या फाइनेंशियल जो आपके एडवाइजर है, ऐसे सारे लोग जो जरूरी होते हैं निर्णय लेने के लिए, उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे नीति आयोग के फंक्शन कौन कौन से है ना, तो टू डेवलप अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज विद एक्टिव स्टेट पार्टिसिपेशन इन लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो डेवलप शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल विद एक्टिव स्टेट, तो बोल रहे हैं कि जो भी हमारा विजन है ना हमारा, तो उसको डेवलप, जो नेशनल डेवलपमेंट का हमने सपना देख रहा है कि इतने इतने डेवलपमेंट हमें करानी है हर एक सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर्स में। या प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या होता है ना, ऐसे सेक्टर जो बेसिक सेक्टर होते हैं और उनको हमें डेवलप करेंगे, उनको डेवलप करेंगे तभी हमारा देश डेवलप होगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, काफी सारे ऐसे हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में। तो उन सब की नेशनल डेवलपमेंट के लिए और उन सबको डेवलपमेंट करने में जो भी स्ट्रैटेजीज आती है, उन सब में हमें स्टेट का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे करना है, ताकि सब लोगों की राय को यहाँ पे कंसिडर किया जाए। To promote cooperative federalism on a constant basis through organized support programs and processes with states, understanding that strong states make a strong nation। अब यहाँ पे क्या करता है ना, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव मतलब कि सबको मिला के ये निर्णय लेता है, ऑर्गेनाइज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट प्रोग्राम्स, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है जिसमें सब लोगों को शामिल किया जाता है। और ये मानता है कि स्ट्रांग स्टेट जो है ना, वही स्ट्रांग नेशन को बनाएगा। अगर स्टेट आपका स्ट्रांग है तभी नेशन आपका
देश आपका स्ट्रांग यहाँ पे बनेगा। टू क्रिएट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसलिए इसलिए हर एक वर्ड को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये लाइन है ना, ये ईज़ी है और आपको पढ़ते ही एक सेंस होता है कि ये पॉजिटिव सेंस में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के भी जाएँगे एक बार तो भी आपको, अगर वीडियो पॉज़ करके पढ़ेंगे भी ना तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। टू क्रिएट प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग वायबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड ग्रेजुअली एग्रीगेटिंग दीज़ एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे-ऐसे ये प्लान्स बनाता है जो कि सबसे पहले क्या है, विलेज लेवल पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वायबल मतलब ऐसे प्लान्स जो इम्प्लीमेंट होना, जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सपनों में से नहीं होते वो। एंड ग्रेजुअली एग्रीगेटिंग दीज़ एट हायर लेवल, पहले विलेज लेवल पे प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ के फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे ऐसे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। To ensure that national security considerations are included into economic strategy and policy in areas explicitly refers to it। तो बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कोई भी प्लान बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो उसमें हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी कंसिडर करेंगे। टू गिव स्पेशल अटेंशन टू दीज सेगमेंट्स of our society who may be at danger of not benefiting adequately from economic advancement। तो ऐसे ऐसे सेगमेंट है हमारे सोसाइटी में, हमारी देश में, कि जिनको आज तक, है ना, जिनको आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है ना, किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग में, जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनको कंसिडर नहीं किया गया है, जिनके लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं बनाए गए हैं, उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देना, उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पे रखना है। क्रिएट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव एज वेल एज ट्रैक देयर डेवलपमेंट एंड इफिशिएंसी। तो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है हमें उनको बनाना है, हमें वो प्रोग्राम्स, तो प्लानिंग्स, हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं, फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, और उनकी जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट उनने कितनी करा रखी है या उनमें कितनी एफिशिएंसी है, कितनी वो प्रैक्टिकल है, तो इन सब चीज़ों को भी ट्रैक करता है। सिर्फ प्लान्स नहीं बनाता है, प्लान्स इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, इसको भी ये देखता है। लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक नोवेल चेंजेस इंक्लूडिंग मिड कोर्स एडजस्टमेंट। अब जो प्लान है ना, उनको ट्रैक करके, उनको उनके बारे में पूरा जानकारी लेके ये करता है कि उनको मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करके जो फीडबैक मिलता है ना, उसको यूज़ करता है। गलती से, हम लोग कहते हैं ना, गलती से सीखना, जैसे जो गलतियाँ हमने पहले प्लान में कर रखी है, उसको वो दोबारा नहीं दोहराते थे, अगले प्लान में वो उसको मिड कोर्स एडजस्टमेंट ना, बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे चेंजेस वो कराते थे। टू गिव गाइडेंस एंड फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स ऑन अ नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड लेवल एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यह गाइड करता है, एडवाइस करता है और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, हमने देखा ना, जैसे कि सीएम है, और जैसे कि इम्पोर्टेंट लोग, जैसे कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, तो ऐसे लोग, और थिंक माइंडेड थिंक टैंक्स जो कि सिमिलर सोचते हैं, जैसे लोग जो कि देश के हित में सोचते हैं ना, ऑन अ नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड लेवल, जो तो हमारे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, उनके बीच ये क्या करता है ना, सहयोग प्रगति पैदा करता है। उसके साथ साथ एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डेवलपमेंट कराने के लिए जितने भी सेक्टर जरूरी है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होना यहाँ पे जरूरी है, उन सब के बीच ये सहयोग पैदा करता है। To establish a collaborative network of national and international specialists, practitioners and other partners to encourage knowledge, innovation and entrepreneurship। इसी लाइन का नेक्स्ट वर्जन ये बताया गया है कि फिर से कोलैबोरेटिव नेटवर्क इंस्टॉल करता है किन किन के बीच में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पेशलिस्ट है, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो पार्टनर्स है, ताकि सब लोग मिलके एक दूसरे की राय ले सके, एक दूसरे के साथ बात कर सके, ताकि नॉलेज को बढ़ावा मिले, इनोवेशन को बढ़ावा मिले, और एंटरप्रेन्योरशिप है ना, बिजनेसेस को यहाँ पे बढ़ावा मिले। To provide a forum for resolution of cross-sectoral and cross-departmental issues in order to expedite the execution of the development plan। तो क्या करता है, ये एक फोरम देता है, फोरम मतलब मंच, है ना, कोई एक मार्केट प्लेस जहाँ पे सब लोग मिलकर एक डिसाइड कर सके, बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, किसके लिए, रिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्टरल और क्रॉस डिपार्टमेंटल इश्यूज, जो भी हमारे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट से इशू है, उसको रिजोल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए ये एक मंच देता है, हमें एक मार्केट प्लेस देता है, ताकि जो हमारी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, उसका जो स्पीड है वो तेज हो सके, जल्दी से वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। मेंटेनिंग अ कटिंग एज रिसोर्स सेंटर सर्विंग एज अ रिपोजिटरी। Maintaining a cutting-edge resource center serving as a repository for research on good governance, best practices in sustainable and equitable development, and assisting in their dissemination to stakeholders। अब कह रहे हैं कि ये क्या है ना,
ये एक मेंटेन करता है रिसोर्स सेंटर, है ना? खुद के पास इतने रिसोर्सेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपॉजिटरी बोलेंगे ना, रिपॉजिटरी जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का पूरा भंडार मिल जाता है। ये क्या है, रिसोर्स सेंटर है जो रिपॉजिटरी के तौर पे हमारे लिए काम करता है। और ऐसे-ऐसे रिपॉजिटरी जो क्या करता है ना, हमारी गुड गवर्नेंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस पे रिसर्च करता है ना, हमें कैसे गवर्नेंस करना है या कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी प्लानिंग जो है वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल जो लगातार हमारी डेवलपमेंट चलती रहे और इक्विटेबल जो इक्वली सभी सेक्टर्स के लिए इक्वल हो, असिस्टिंग इन देयर डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना कि कैसे-कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कौन-कौन से स्टेप्स हमें लेना है, पॉजिटिव स्टेप्स, इन सबको ये डिसेमिनेट करता है, फैलाता है, इन्फॉर्मेशन को देता है स्टेक होल्डर्स को। जो भी यहाँ पे रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स है उनको ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, देता है। एक्टिवली मॉनिटर एंड असेस प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एग्जीक्यूशन, including the identification of required resources in order to increase the likelihood of success and scope of the delivery। अब ये क्या करता है ना कि एक्टिवली मॉनिटर करता है और एसेस करता है प्रोग्राम्स को कि कहाँ तक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है, कहाँ-कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे हमने पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, कहाँ पे हमें हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो भी इनिशिएटिव एग्जीक्यूशन है, वही मतलब है सबका, है ना? प्लानिंग को इन शॉर्ट शुरुआत से लेके लास्ट तक रिव्यू कराना, उसका एग्जीक्यूशन को चेक करना, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब ये भी देखना है कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है या नहीं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ द डिलीवरी। ताकि हम लोग जो हमारे किस मतलब के लिए हमने बनाया ना, कि हमारा प्लान जो है वो इजीली और बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट हो, वो सक्सेसफुल रहे और उसकी जो हमने डिलीवरी दे रखी, जो डिलीवर करना है हमें ना, जो पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे लाना है वो हम ला सके। इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है ना, एक्टिवली मॉनिटर करता है। तो कॉन्संट्रेट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एग्जामिनेशन। अब वो क्या करता है ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है। क्योंकि अभी कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब वो कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ना? गाइडेंस करता है, कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि प्रोग्राम जो है वो अच्छे से रन हो। To carry out any additional action that may be required to enhance the implementation of the national development strategy and the previously indicated goals। अब इतने सारे काम करने के बाद मान लीजिए अगर कोई काम रह जाता है जो उसके हिसाब से ज़रूरी है प्लानिंग के लिए, तो उसे भी वो इम्प्लीमेंट करता है टू एनहांस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग हमने बनाई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा मिले, उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो एंड द प्रीवियसली इंडिकेटेड गोल्स। प्रीवियसली इंडिकेटेड गोल जो हम यहाँ पे हमने देखे वो तो करता ही है, लेकिन साथ-साथ में मान लीजिए उसको जो ज़रूरी लगता है काम कि ये करना ज़रूरी है, तो उसको भी ये करता है। चलिए फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी और प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग की स्थापना की थी। हमने देखा कि क्यों की थी, है ना? प्लानिंग कमीशन जो बहुत सेंट्रलाइज़ था, तो नीति आयोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ था। सभी स्टेक होल्डर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को कंसिडर करके यहाँ पे निर्णय लेता है। तो नीति आयोग यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एज़ अ थिंक टैंक काम करता है और नीति आयोग में 2 इम्पोर्टेंट हब होते हैं, एक टीम इंडिया, एक नॉलेज एंड हब। तो टीम इंडिया क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में सहयोग पैदा करता है और जो हमारा नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, ये नीति आयोग की थिंक टैंक की कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देता है। फिर हमने देखा कि नीति आयोग का फॉर्मेशन, वहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है और बाकी सारे एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं वहाँ पे। फिर हमने देखा कि नीति आयोग के फंक्शन क्या-क्या है ना? फंक्शन में हमने देखा कि नीति आयोग में शेयर्ड विज़न जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी से प्रायोरिटी सेक्टर को कंसीडर करता है। फिर हमने देखा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पैदा करता है, मतलब सब लोगों को मिला के यहाँ पे काम करता है। ये मानता है कि अगर स्टेट स्ट्रॉन्ग है तो नेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर यहाँ पे विलेज लेवल पे ये प्लानिंग बनाता है, फिर आगे धीरे-धीरे जाके बड़े लेवल पे प्लानिंग बनाता है। ये कंसिडर करते हैं कि जब प्लानिंग हम करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें कंसिडर करना है। ये स्पेशल अटेंशन देता है उन सेक्टर्स को जो आज तक पिछड़ गए हैं ना, जिनको पहले इकोनॉमिक एडवांसमेंट में, इकोनॉमिक प्लानिंग में जिनको कंसिडर नहीं किया गया है, जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। फिर ये क्या करता है कि क्रिएट अ स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, है ना? जो भी प्रोग्राम्स इन्हें बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनाई है, उनको मॉनिटर करता है और जो फीडबैक मिलता है उसको आने वाले अगले प्लानिंग में ये कंसिडर करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ये गाइडेंस करता है, कोलैबोरेशन बढ़ाता है, जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है हमारे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उनके बीच। साथ ही साथ एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन को भी कंसिडर करता है। ये क्या करता है कि कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनाता है, वही सेम है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लानिंग बनाने के टाइम में।
ये क्या करता है, आपको एक मंच प्रोवाइड करता है, फोरम देता है ताकि आपका जो क्रॉस सेक्टर या जो भी इश्यूज़ है आपके क्रॉस डिपार्टमेंटल उनका रिज़ॉल्यूशन हो सके। ये मेंटेन करता है कि रिसोर्स है ना वो रिसोर्सेस मेंटेन करता है सर्विंग एज़ अ रिपॉजिटरी और गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन-कौन सी हमें यूज़ करनी है ताकि हमारा जो प्लानिंग है वो अच्छा खासा रन हो सके। इसके बारे में भी ये भी ये क्या करता है ना, ये बताता है हमें कि क्या करना है। फिर जो क्या करता है ना, प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे और प्रोग्राम्स को एसेस करता है और इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन वही सेम बात है। टू कंसंट्रेट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देता है और इतने सारे काम करने के बाद में मान लीजिए अगर कोई रह जाता है तो उसको भी वो यहाँ पे कंसिडर करता है ताकि हमारे नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे अच्छा हो सके, बढ़ सके, एनहांस हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू।